Welcome to Sandhya Children Public School, Ananagar, Maharajganj. Myself, K.C.N. Mishra. Today I will teach you class 8th SST Civics, chapter number 1, the Constitution. इसके पहले हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके आधार पर हम बेसिक फीचर आज हम पढ़ेंगे। नाउ बेसिक फीचर ऑफ our constitution. Basic features of the constitution. Number 1, a written, enacted and a lengthy constitution. Number 1, a written, enacted and a lengthy constitution. सेकंड है सावरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। थर्ड है यूनिवर्सल, एडल्ट, फ्रेंचाइज। फोर्थ है बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ है फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी स्पिरिट्स। फिफ्थ है सिक्स है फंडामेंटल राइट्स। सेवंथ है फंडामेंटल ड्यूटीज। इस तरह से पहला आपका लिखित और बहुत ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इट इज एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको स्वीकार किया गया था, प्रयोग में लाया गया था, इनेक्टेड व्यवहार में प्रयोग किया गया था और हमें ये दिया गया था नेशनल असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को। द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट डिटेल्ड और ये बहुत ही विस्तृत है। इट इज़ द लेंथेस्ट वन हैविंग 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। और ये बहुत ही लेंदी है, बहुत ही बृहद है, बहुत ही बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 395 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और ये डिवाइड है 22 भागों में। इट हैज़ बीन अमेंडेड मोर देन 100 टाइम्स और लगभग इसको 100 से अधिक बार, 125 बार इसमें हम सुधार हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। समय के साथ साथ कानून में सुधार भी होना चाहिए, क्योंकि जो समय 1949 का था वो समय 2020 में नहीं हो सकता। वो समय देश काल परिस्थितियाँ अलग होती जाती हैं। जो आज 2020 है, आगे 2120 में कुछ अलग रहेगा समय परिस्थितियाँ। तो उसके अनुसार संविधान में संशोधन का जो सिस्टम रखा गया है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो इसमें लगभग 125 बार, 100 से 125 बार तक संशोधन हो चुके हैं। नंबर 2, और ये लिखित संविधान है, अलिखित नहीं है। इंग्लैंड की तरह इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। सावरेन, सोशलिस्ट,
सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारा जो संविधान है वह सॉवरेन है। सॉवरेन मीन्स संप्रभु, जिस पे किसी का नियंत्रण न हो। हमारे संविधान पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं उस पे किसी का नियंत्रण न हो, उसको कहते हैं सॉवरेन, संप्रभु। तो हमारा संविधान क्या है? संप्रभु है, किसी और देश का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। सोशलिस्ट, समाजवादी। सोशलिस्ट मीन्स देयर इज नॉट रिच एंड पुअर, कोई न बहुत धनी हो न बहुत ही गरीब हो, आर्थिक समानता हो, इसी इट इज कॉल्ड सोशलिस्ट। समाजवादी मीन्स आर्थिक समानता, आर्थिक रूप से सब लोग समान हो। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, इट मीन्स पूजा करने की स्वतंत्रता, पूजा पद्धति अपनाने की आज़ादी, जो भी हम धर्म चाहें उसको अपनाएं, उसके हम हमें कोई भी बाउंडेशन ना। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, मीन्स गणतंत्र। इस पे कोई किसी भी राजा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये वाला सिस्टम नहीं। डेमोक्रेटिक मीन्स जनता की चुनी गई सरकार। डेमोक्रेटिक मीन्स जनता की चुनी गई सरकार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसे ही कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ है संप्रभुता, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो किसी का। सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है आर्थिक रूप से समानता, ना कोई धनी ना कोई गरीब। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का ये अर्थ नहीं है कि हमारा कोई धर्म न हो, इसका अर्थ है कि हमें अपने अनुसार धर्म को मानने की आज़ादी। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जनता की चुनी गई सरकार। आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन सर्टेन बेसिक फीचर्स और द बेसिक स्ट्रक्चर विच कैनॉट बी अमेंडेड, अल्टर्ड और मॉडिफाइड बाय एनी लेजिटिमेट अथॉरिटी इन इंडिया। और ये जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इसको किसी भी अथॉरिटी द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। जो मूल भावना है इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। As such, the Constitution in the previous chapter in somewhat detail declared India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. India is sovereign as it is independent of any foreign control. Sovereign means विदेशी कंट्रोल से इंडिपेंडेंट। इट इज सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट है। इसका एम है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता। इसका अर्थ है सामाजिक और आर्थिक समानता। इट इज सेकुलर, इट मीन्स देयर इज नो स्टेट रिलीजन इंडिया, हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं होगा। इट इज डेमोक्रेटिक एज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली आफ्टर एवरी 5 years। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में यह तय किया गया कि 5 साल बाद हम नई सरकार को चुनने की हमको आज़ादी रहेगी। इट इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, नेमली इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमारा देश रिपब्लिक क्यों कहलाता है, उसके पीछे तर्क ये है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वह 5 साल बाद चुना जाता है। किसके थ्रू? लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू चुना जाता है, इसलिए हमारा देश रिपब्लिक कहलाता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर
of the Constitution, and it must be preserved and kept intact. We may call it as the sacrosanct feature of our Constitution, और इसे हम कभी बदल नहीं सकते। ये संविधान की मूल भावना कहलाती है। आगे थर्ड है एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका अर्थ यह है कि जो भी 18 साल से ऊपर के हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार है। इट मीन्स ग्रेटर देन 18 ईयर्स। ग्रेटर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। कैन वोट। जब भी आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नाम सुनते हैं तो इसको जानिए कि जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं सबको चुनाव में मत देने का अधिकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, पार्लियामेंट का हो, या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर्स का हो। ही पॉसेस दिस राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन और बिलीफ। उसको किसी जात के आधार पे हम भेदभाव नहीं, वोटिंग में हम जात के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। रंग के आधार पे, जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, विश्वास के आधार पे हम ये सब भेदभाव वोटिंग करते समय नहीं करते हैं, ना ही कर सकते हैं। ही कैन वोट फॉर एनी कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, और जो भी उसकी पसंद की कैंडिडेट हैं उसको व्यक्ति बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वोट दे सकता है। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नंबर 4 इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड and flexible constitution। हमारा संविधान कठोर, रिजिड मीन्स कठोर, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। इसको आप जानेंगे कि कठिन कैसे है। आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल 368 है यह संविधान को संशोधन करने की आज़ादी देता है। सम आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी वोट इन द पार्लियामेंट। और कुछ नियम ऐसे हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से उसे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं और उनको हम 2/3 बहुमत से हम संशोधन कर सकते हैं। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो 2/3 बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं रिजिड कहते हैं, उसे हम कहते हैं कठोर। और जो आर्टिकल साधारण बहुमत से हम संशोधित कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो संविधान है यह दोनों है, कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। हमारा नरम भी है और कठोर भी संविधान है। 5वां है फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी स्पिरिट।
फेडरल स्ट्रक्चर, विद अ यूनिटरी स्पिरिट। इसको समझते हैं हम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। अब समझते हैं पहले हम क्या होता है फेडरल। फेडरल मीन्स कई अंगों में, सरकार को कई भागों में बांटना, सिर्फ एक हाथ में पावर न हो, इसे हम कहते हैं फेडरल। जैसे हमारे यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे स्टेट हो, एक ही पावर हो, पावर को बांटना। एंड नाउ 28 स्टेट्स हैं। आजकल किताब में 29 दिया गया है, लेकिन आजकल 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोसेस सम वेट कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट bicameral parliament and an independent judiciary with power of judicial review, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब में हमारे यहाँ पे बांटा गया है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी, विधायिका, लेजिस्लेचर, और सब अलग अलग हैं, सबके पास अलग अलग पावर हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं दिस इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, बट एट द सेम टाइम यूनिटरी फीचर्स आर मोर प्रोमिनेंट। एग्जाम्पल के रूप में अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड द स्टेट। और क्या होता है यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी स्पिरिट। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर। मीन्स सरकार, कोई पावर एक हाथ में न होना, पावर को कई हाथों में विभाजित कर देना, पावर शेयरिंग। शक्ति को, सत्ता का हस्तांतरण कई हाथों में देना, इट इज कॉल्ड फेडरल फीचर या फेडरल स्ट्रक्चर। आगे समझते हैं क्या होता है यूनिटरी फीचर्स। इसका अर्थ है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ जो संविधान है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, वह एक ही होगा। ऐसा नहीं कि यूपी का संविधान अलग हो जाए, एमपी का अलग हो जाए, दिल्ली का अलग हो जाए। तो एक ही संविधान पूरे ऑल इंडिया के लिए मान्य होगा। स्टेट गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो स्टेट के गवर्नर हैं वह सिर्फ राष्ट्रपति ही चुनेंगे। स्टेट गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर्स वास्ट पावर ऑन 97 सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। सेंटर के पास 97 विषयों पे ज़्यादा अधिकार है। सेंटर राइट टू इंटरफियर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्र के पास पावर है कि राज्यों में हस्तक्षेप, राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि देयर इज अ यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी मीन्स एक सत्तात्मक भी है। प्रेसिडेंट के पास, हमारे पास ज़्यादा पावर है। आगे जानेंगे हम फंडामेंटल राइट्स। Now we have to read fundamental rights. Our constitution guarantees 6 fundamental rights to the citizen of India. हमारे जो संविधान है ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमें देता है। और इसमें क्या क्या हैं आप इसको याद भी करेंगे। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पाँचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑल दीज राइट्स आर enforceable in the court of law and are protected by the judiciary। और ये 6 अधिकार हैं, ये कानून के समक्ष हम सीधे इस पे अगर हमारा ये इसमें किसी भी एक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे संविधान से, कोर्ट से हम उपचार पा सकते हैं। सीधे हम सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी कोर्ट से हम उपचार इन सब में पा सकते हैं। जैसे समानता का हमारे साथ भेदभाव हो, नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, किसी के साथ भेदभाव हो। राइट टू फ्रीडम आज़ादी के साथ किसी को आज़ादी ना मिले। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में शोषण, कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, इसके खिलाफ भी हम संविधान से हम उपचार पा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को मानने का अधिकार, अपने अनुसार अपने मनपसंद का धर्म अपनाने का अधिकार है हमको। हमें शिक्षा का अधिकार है और संविधान से उपचार पाने का अधिकार है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ देयर इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य हमारे क्या है, वो था अधिकार। अब सातवां है कर्तव्य। छठा है हमारा क्या अधिकार है, सातवां है कर्तव्य। अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ प्रोवाइड्स फॉर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। सम ऑफ दीज हैव बीन गिवन बिलो। हमारे पास 10 अधिकार हैं, 10 में से 3 आपके बुक में दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। To abide by the Constitution and respect the ideal and institutions, the national flag and the national anthem। हमारा पहला कर्तव्य है कि हमारे संविधान का सम्मान करना। हम सभी को अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रीय फ्लैग का, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना चाहिए। इसका झंडे को कभी भी ज़मीन से नहीं छूना चाहिए। झंडा हमेशा ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एंड नेशनल एंथम, जो भी हमारा जनगण मन नेशनल एंथम है, इसका सम्मान करना चाहिए। जब भी नेशनल एंथम आपके कान में सुनाई पड़े कहीं से भी, आप तुरंत उसके सम्मान में खड़े हो जाएं। यही क्या है, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा ड्यूटी है कि संविधान का, हमारे नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का सम्मान करें। ये हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विथ इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका हमेशा उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का अपमान करते हैं, तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। जो भी नोबल्स आइडियाज़ हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य क्या है हमारा, तीसरा है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और भारत की जो एकता है उसको बनाए रखना चाहिए। संप्रभुता, भारत की संप्रभुता को, एकता को, यूनिटी को बनाए रखना चाहिए। हमें किसी में भेदभाव, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक कर्तव्य था। तो इन सब बातों को आप ज़रूर मानेंगे और जीवन में इसको उतारेंगे। आठवां है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल
ऑफ स्टेट पॉलिसी। आइए अब इसको समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सर्टेन डायरेक्टिव टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच दे मस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट वाइल मेकिंग देयर पॉलिसीज। हमारे संविधान ने कुछ डायरेक्शन दिए गए, कुछ डायरेक्टिव में डायरेक्शन दिए गए हैं केंद्र राज्य सरकार को, केंद्र को भी, कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करना चाहिए, मस्ट। दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंट टू गाइड द गवर्नमेंट। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सिद्धांत हैं, ये सरकार को गाइड करने के लिए हैं। द प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री दो these are not justicable at it is necessary for the government to apply these principle while making laws and policies। और जब भी नियम कोई बनाया जाए तो इस कानून जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो भी आदेश दिए गए हैं उसका पालन दोनों को करना अनिवार्य है। इन दिस वे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस कैन बी बॉट अबाउट इन द कंट्री। और इसमें एक और है कि एक और निर्देश दिया गया है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले और व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिले, इसका प्रयास हर राज्य को करना चाहिए। हर देश को अपने नागरिकों के साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय करना चाहिए। 9वां है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट The Constitution provides for the parliamentary from the government at the central and in the state. As such, the president and the state governors are nominal head of the executive। और इसमें कहा गया है कि हमारा राष्ट्रपति और हमारे जो राज्यपाल हैं वह हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव रहेंगे, कार्यपालिका के वो हेड रहेंगे। कौन? राष्ट्रपति और हमारे गवर्नर। द रियल पावर इज वेस्टेड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि सारी शक्ति पीएम के पास होगी। हमारी जो शक्ति है, रियल पावर, वह कहाँ होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इसका जो अध्यक्ष होगा, हेड होगा, वो कौन होगा? पीएम होगा। और राज्यों में क्या होगा? जो रियल पावर है वह मुख्यमंत्री को दिया गया है। जो एग्जीक्यूटिव है उसका तो हेड हो गया प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और रियल पावर किसके पास है? पीएम के पास, और राज्यों में सीएम के पास। ये हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहलाता है। दे बिलोंग टू द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। और जो पीएम या सीएम होगा वह बहुमत के आधार पर होगा। उसको संसद में और उसमें विधानसभा में बहुमत मिलना चाहिए, वही अपना पीएम और अपना सीएम बना सकता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है संसद में। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वह एक देता है कि एक रिकॉर्ड देता है कि चीफ मिनिस्टर को अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाता तो हमारे राष्ट्रपति को पीएम को हटाने का अधिकार है, गवर्नर को, मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार है। अंतिम 10वां बाई कैमरल लेजिस्लेचर। नाउ द लास्ट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमारे संविधान का एक फीचर है। इस फीचर के अकॉर्डिंग देयर टू हाउस
5 मीन्स 2 होता है। 2 सदन रहेंगे हमारे पास 2 सदन, एक हो जाएगा लोकसभा और एक हो जाएगा राज्यसभा। नंबर 2 राज्यसभा। एक पार्लियामेंट में एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इट इज कॉल्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द लोकसभा इज द लोअर हाउस विद 545 मेंबर्स। यहाँ पे कितने हैं कुल? 545 मेंबर्स। And in Rajya Sabha there are 250 members. और यहाँ जो चुनाव होगा वह यहाँ पे 5 साल के लिए और यहाँ पे 6 साल के लिए होगा। और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो लोग इसमें मत दे सकते हैं। और 250 मेंबर में जो लिखा है राज्यसभा का, इसमें 238 सदस्य इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 5 states in India also have 2 houses of the legislature। एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, हमारे देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, 2 सदन। तो ये था आज का तीसरा पार्ट। आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे वैल्यू बेस का फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन और केस स्टडी ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको याद भी करेंगे। टिल थैंक यू वेरी मच।